मैं आशुतोष कौशिक, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज की आपकी जो सेकंड ईयर की आईपीसी की कक्षा है, उस आज की कक्षा में आपको मैं सेक्शन 370 जो व्यक्तियों के दुर्व्यापार से संबंधित है कि मतलब उनकी ट्रेडिंग की जाए, पर्सन्स की, व्यक्तियों की ट्रेडिंग की जाए, और वह जो ट्रेडिंग है वह किसी मैलिशियस इंटेंशन से, विद्वेषपूर्ण आशय से, किसी रॉन्गफुल जो रेस्ट्रेंट वर्क है, अवैध और जो गलत कार्य है, उस कार्य को करवाने के लिए की जाए। तो उससे रिलेटेड सेक्शन है 370। वो कहता है व्यक्तियों का दुर्व्यापार। तो सेक्शन 370 की जो लैंग्वेज है उसके अंतर्गत है जो कोई शोषण के प्रयोजन के लिए, यानी उसका जो प्रयोजन है किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार करने का, वो है एक्सप्लॉयटेशन का, यानी कि शोषण का। धमकियों के प्रयोग के माध्यम से या बल या अन्य प्रपीड़न का प्रयोग करके, या अपहरण के द्वारा, या कपट का प्रयोग करके, या प्रवंचना के द्वारा, या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके, या उत्प्रेरणा के द्वारा, जिसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति अभिग्रहित किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है, परिवहन किया जाता है। तो इस प्रकार से इन व्यक्तियों को भर्ती करता है, कोई एडमिट करता है इन 6 तरीकों से शोषण के प्रयोजन के लिए। परिवहन करता है उनको किसी प्रकार का संश्रय देता है, उनको किसी प्रकार से स्थानांतरित करता है, उनको ग्रहित करता है, तो वह कहा जाएगा कि वह दुर्व्यापार करता है। और व्यक्ति शब्द के अंतर्गत जो सेक्शन 10 में हमारी जो परिभाषा है, वो सेक्शन 11 में है इसकी परिभाषा व्यक्ति की। तो उसके अंतर्गत सभी इसमें सम्मिलित है। अब इसका स्पष्टीकरण जो पहला दे रखा है वो है शोषण जो पद है, उस शोषण पद के अंतर्गत शारीरिक शोषण का कोई भी कृत्य, जिसमें लैंगिक शोषण भी है, दासता भी है, या फिर दासता के समान आप किसी से व्यवहार करते हो, वो भी है। अधिसेविता, यानी आप किसी व्यक्ति को अपने प्रयोग के लिए, आप उससे चाकरी करवाने के लिए उसको रखते हो, या अंगों का बलात् अपसारण, यानी कि उसके जो आप ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स का भी ट्रेडिंग करते हो, वो भी इसके अंतर्गत सम्मिलित है। और इसका जो स्पष्टीकरण 2 है धारा का, वो यह कहता है कि दुर्व्यापार का जो अपराध है, उस अपराध के अंतर्गत पीड़ित की जो सम्मति है वो महत्वहीन है, अर्थात पीड़ित की कंसेंट को ध्यान में नहीं रखा जाएगा कि पीड़ित की सम्मति थी या नहीं थी। जैसे कि हमने धारा 299 में आपराधिक जो मानव वध था, और धारा 300 में जो हत्या थी, तो धारा 300 का जो 5वां अपवाद था उसमें यह था कि जब अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक आयु का है और अपनी इच्छा से वह मृत्यु कारक होना सहन करे, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वह आपराधिक मानव वध मानी जाएगी। क्यों? कि वह धारा 300 के खंड 5 के अंतर्गत अपवादों के अधीन मामला आता है। तो यहाँ हम यह नहीं कह सकते कि पीड़ित व्यक्ति ने अपनी इच्छा से अपना दुर्व्यापार करने के लिए परमिशन दी है, तो यहाँ पीड़ित की सम्मति को महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा। अब इसमें जो पनिशमेंट है वो अलग अलग तरीके का पनिशमेंट इसमें दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है साधारण पनिशमेंट, यानी जो कोई दुर्व्यापार का अपराध करेगा है रिगोरस पनिशमेंट, कठोर जो कारावास है उससे दंडित होगा। सबसे पहली बात।
उसके बाद वो कारावास 7 वर्ष से कम नहीं होगा और वो 10 वर्ष तक हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और उस व्यक्ति को जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब यहाँ दंड का जो प्रकार है वो तो कठोर है, लेकिन अवधि में थोड़ा सा परिवर्तन है। यदि आपका अपराध एक से अधिक व्यक्तियों के लिए है, मोर देन 1 पर्सन, तो कठोर कारावास जो 10 वर्ष से कम नहीं होगा, जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। यही स्थिति हमारे अवयस्क के संदर्भ में है कि यदि अवयस्क की कोई आप ट्रेडिंग करते हो इस एक्सप्लॉयटेशन के प्रयोजन से, तो वो भी 10 वर्ष से कम कारावास नहीं होगी, जो आजीवन तक हो सकेगी और जिसमें जुर्माना जो की है वो ऐड किया जाएगा। अब एक से अधिक अगर अवयस्क है तो कम से कम कठोर अवधि के कारावास की जो सज़ा है वो 14 वर्ष से कम नहीं होगी और जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी और दंडित किया जाएगा। और इसमें एक पनिशमेंट थोड़ा हटके है, वो ये दे रखा है कि जहाँ कोई लोक सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है, जो आईपीसी की धारा 21 में बताया गया है, तो जो कोई लोक सेवक है या कोई पुलिस अधिकारी है, वो भी किसी दुर्व्यापार के अपराध में इंडल्जमेंट उसका है, सम्मिलीकरण उसका है, तो वहाँ ऐसा लोक सेवक या ऐसा पुलिस अधिकारी आजीवन कारावास, इसमें वर्ड जोड़ा गया है आजीवन कारावास, यानी कि उसको मिनिमम भी नहीं दिया गया, उसको आजीवन कारावास उसको होगा ही होगा और वह आजीवन कारावास उसके पूरे प्राकृत जीवन तक होगा। यानी कि जब हम पढ़ते हैं सेक्शन 57 को, तो उसमें ये दे रखा है कि आजीवन कारावास को 20 वर्ष की अवधि के समतुल्य गिना जाएगा, जो शेष प्राकृत जीवन तक होगा, यानी कि टिल द डेथ। मुरली मनोहर जोशी बनाम स्टेट ऑफ यूपी का केस भी इसमें है। तो आजीवन कारावास की जो परिगणना करने में प्राकृत जीवन तक उसका काउंटेशन किया जाएगा और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। ये तो हमारा हो गया सेक्शन 370। सेक्शन 370A जो दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा जोड़ा गया था, और इस एक्ट के प्रवर्तन होने की दिनांक हमको याद रखनी है कि ये अमेंडमेंट जो 2013 में जितने भी हुए हैं, चाहे वो आईपीसी हो, चाहे वो सीआरपीसी हो, चाहे वो एविडेंस हो या और कोई भी लॉ हो, ये 3 फरवरी 2013 से इनको हमने इफेक्टिव किया है। और इंटरप्रिटेशन का एक रूल है जिसमें ये सिद्धांत दिया गया है रतनलाल बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में कि जो कानून है उस कानून का निर्वचन अभियुक्त के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा किया जाना चाहिए, अर्थात बेनिफिट ऑफ द डाउट अभियुक्त को ही दिया जाना चाहिए। इसके अलावा हम किसी भी प्रकार का जो पेनल इंस्टीट्यूट्स है, दांडिक जो कानून है, उस दांडिक कानून को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं कर सकते। अर्थात यदि 2015 का कोई मामला है और उसमें उस अपराध की सज़ा 3 वर्ष है और 2018 में यदि उस अपराध की सज़ा 10 वर्ष कर दी और उस मामले का चालान 2018 में पेश होता है, अर्थात फाइनल रिपोर्ट जो अन्वेषण की है वो 2018 में पेश होती है, तो अब हम न्यायालय से यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि वह 2018 के नियमों के मुताबिक उसको 10 वर्ष की अवधि का कारावास दे। क्यों? क्योंकि लॉ उस समय की लागू की जाएगी जिस समय ऑफेंस वाज कमिटेड।
अपराध किया गया था। तो भूतलक्षी प्रवर्तन इसका नहीं किया जा सकता है। शेक्सपियर कॉटल मिल्स का भी एक केस है इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स में। जब आप पेनल इंस्टीट्यूट्स का इंटरप्रिटेशन पढ़ोगे तो उसमें भी यही कहा गया था। तोलाराम बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का भी है, रंजीत ओडिसी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का भी है, और इसमें मनु प्रागजीवासी भाई बनाम स्टेट ऑफ मुंबई भी है। काफ़ी सारे इसमें केस लॉ हैं, वो सभी यही कहते हैं कि क्रिमिनल लॉ का जो हमारा निर्वचन है वो मैक्सिमम अभियुक्त के पक्ष के अंतर्गत ही किया जाना चाहिए। अब सेक्शन 370A जो 2013 में जोड़ा गया। 2013 में क्या जोड़ा गया? ऐसे व्यक्ति का दुर्व्यापार जिसका कि शोषण करना, तो उसके लिए है जो कोई यह जानती हुए या यह विश्वास रखने का कारण रखते हुए कि किसी अवयस्क का दुर्व्यापार किया है, वह अवयस्क को किसी भी रीति में सेक्सुअल उसका वह एक्सप्लॉयटेशन करेगा, लैंगिक शोषण करेगा, तो वह जो कारावास है वह 5 वर्ष से कम नहीं होगा, जो 7 वर्ष तक हो सकेगा, और उसको जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 370A। अब हमारा सेक्शन 371 371 में दे रखा है दासों का अव्यावसायिक व्यवहार करना, यानी कि उनको हैबिचुअल कोई व्यक्ति उनका ट्रेडिंग करता है उसके बारे में है। तो जो कोई अभ्यासत है यानी कि वह उसके डेली के रोटेशन में ये चीज़ है, अर्थात वह इसी चीज़ का व्यवसाय करता है। अब दासों का कोई व्यक्ति आयात करेगा, निर्यात करेगा, उनको अपसारित करेगा, खरीदेगा, उनको बेचेगा, उनका दुर्व्यापार करेगा, किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन उनसे रिलेटेड करेगा, तो वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति कारावास से जो 10 वर्ष से अधिक नहीं होगा दंडित किया जाएगा, और उस व्यक्ति को जुर्माने से भी दंडनीय किया जाएगा। अब धारा 371 का जो अपराध है, यह अपराध सबसे पहली बात है संज्ञेय अपराध है, दूसरा है यह अजमानती अपराध है, और यह असमनीय अपराध है, यानी कि इसका समन अर्थात इसका राजीनामा नहीं किया जा सकता, और यह ट्रायल इसकी सेशन कोर्ट करेगा। अब सेक्शन 372 सेक्शन 372 के अंतर्गत है वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन करने के लिए अप्राप्तव्य कोई व्यक्ति है, उस अप्राप्तव्य व्यक्ति को बेचना। तो इसमें है जो कोई 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति है, और 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को इस आशय से कि उसका वेश्यावृत्ति के प्रयोजन से प्रयोग में उसको लाया जाए, या अयुक्त रूप से इल्लिसिट इंटरकोर्स करे, अयुक्त रूप से वह संभोग करे, तो दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 10 वर्ष तक हो सकेगा दंडित किया जाएगा, और उस व्यक्ति को हम जुर्माने से भी दंडित करेंगे। यानी 18 वर्ष से कम आयु की नारी को किसी वेश्या को या किसी अन्य व्यक्ति को जो वेश्यागृह चलाता हो, उसका मैनेजमेंट करता हो, किसी प्रकार से उसको बेचना, तो ये बहुत ज़्यादा घिनौना कृत्य है। और हमको भगवान ने अगर इंसान बनाया है तो हमें ऐसे कार्यों का प्रोटेस्ट करना चाहिए। एक विधि के स्टूडेंट होने के नाते ये हमारा सबसे पहला प्रोफेशनल एथिक्स है ये, कि हम ऐसी चीज़ों का जो समाज में बच्चों के, वृद्धों के, माता पिता के, हमारे सीनियर्स के, एल्डर्स के जितने भी जो लोग हैं उनके विरुद्ध होती हों, उनके हित का संचय नहीं करती हों, हम उनका प्रोटेस्ट करें। और ज़िंदगी में एक बात और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई लिखाई नौकरी सेकेंडरी हैं, सबसे पहली चीज़ ज़िंदगी में होती है एक अच्छा इंसान बनना।
और यदि आप अच्छा इंसान बन जाते हो तो ये सभी चीज़ों से श्रेयस्कर है, अर्थात आप समाज के लिए वो हो जाते हो जिसके लिए समाज आपसे अपेक्षा करता है। तो सबसे पहला आप बीइंग ए गुड ह्यूमन, अच्छा इंसान बनो, देन ऑल पावर्स विल सपोर्ट यू इनडायरेक्टली। आपके लिए संसार की समस्त शक्तियाँ आपका अप्रत्यक्ष रूप से आपका सहयोग करेंगी, प्रकृति भी आपका साथ देगी और आप जीवन में उन सभी सपनों को साकार करोगे जिनकी आप में पाने की वांछा है, लालसा है। सबसे पहला गुड ह्यूमन बनना है। APJ अब्दुल कलाम का भी एक सेंटेंस था, उन्होंने कथन कहा था कि चेंज योर हैबिट्स, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर। आप अपने भविष्य का चेंज नहीं कर सकते, बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स, लेकिन अपनी आदतों में आप सुधार ला सकते हो। एंड द हैबिट्स चेंज योर फ्यूचर, और आपका जो हैबिट्स हैं वही आपके फ्यूचर को बदल देंगी। अर्थात बेसिकली बात किस पे आती है, आपके आचरण पर, आपके कंडक्ट पर। तो आप बहुत अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो और अच्छे स्टूडेंट्स के नाते सबसे पहले प्राथमिकता से इस चीज़ को ग्रहण करो और कर्टसी जो है वो के साथ अपना अध्ययन स्टार्ट करो। इसके अलावा इसमें अब है स्पष्टीकरण 2 के अंतर्गत अयुक्त संभोग, इल्लीसिट इंटरकोर्स। तो इल्लीसिट इंटरकोर्स ऐसे धारा का प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यक्तियों में जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, मैथुन है, जो विवाह से संयुक्त नहीं है, यानी विवाह बंधन से वो जुड़ी हुई नहीं है, फिर भी वो लिव इन रिलेशन में रह करके और इल्लीसिट इंटरकोर्स कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये अवैध संबंध इसको कहा जाता है। तो ये हमारा हो गया सेक्शन 372 372। 373 के अंतर्गत 372 में जो अपराध है वह संज्ञेय है, अजमानती है, असमनीय है और सेशन न्यायालय के द्वारा इसका विचारण किया जा सकता है। सेक्शन 373 वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजनों के लिए किसी अप्राप्त व्यय को खरीदना। तो जो कोई 18 वर्ष से कम आयु का किसी व्यक्ति है, उस व्यक्ति को इस आशा से खरीदेगा कि इसको हम वेश्यावृत्ति के संदर्भ में लगाएं, तो वह व्यक्ति भी वही 10 वर्ष से तक उसका जो कारावास है वो हो सकेगा और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। तो इसमें वही इल्लीसिट इंटरकोर्स का अर्थ सेक्शन 372 में दे रखा है, वही हम इसको मानेंगे। सेक्शन 374 में जो सेक्शन 373 का जो ऑफेंस है वो ऑफेंस संज्ञेय है, अजमानती है और असमनीय है और इसको सेशन न्यायालय के द्वारा इसको ट्रायल किया जा सकता है। सेक्शन 374 374 विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम। तो जो कोई किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध, यानी कि विदाउट हिज कंसेंट, उसकी इच्छा के विरुद्ध श्रम करने के लिए विधि विरुद्ध तौर पर विवश करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 1 वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत है कि वह विधि विरुद्ध रूप से उसको नियोजित करना। इस धारा के अधीन जो अपराध है वह संज्ञेय है, जमानती है और समनीय है और किसी भी वर्ग के मजिस्ट्रेट के द्वारा इसका विचारण किया जा सकता है। अब आपको नेक्स्ट जो कक्षा होगी उस नेक्स्ट कक्षा में आपको मैं सेक्सुअल ऑफेंस पढ़ाऊँगा। वैसे सेक्सुअल ऑफेंस में मैं आपको 375 जो रेप होता है उसको मैं आपको आगे की कक्षा के अंतर्गत आपको मैं इसको पढ़ाऊँगा। आप इसको एक बार खुद भी स्टडी कर लेना, क्योंकि इसमें अटपटे वर्ड्स हैं कुछ, फिर भी एक टीचर होने के नाते पढ़ाना ज़रूरी है। लेकिन क्या है कि पढ़ाने में इनमें इन सेक्शनों में मेरे को मज़ा नहीं आता, फिर भी पढ़ाएंगे आपको सेक्शन 375। और आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। मेमोराइज करते रहना लॉ को, और अपने जो लेक्चर सब तक बनाए हैं उनको अच्छे से स्टडी करना। और आगे की जो कक्षा है उसमें मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊँगा, ऑफेंस रिलेटेड टू सेक्सुअल ऑफेंस। आज की कक्षा के लिए इतना ही। थैंक यू।